नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ। सर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस में जट्टवाद को लेकर दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। तो ऐसे बयानों के कांग्रेस पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा भाई दलित और पिछड़े वर्ग की उतनी पार्टी में स्थान नहीं मिले, उच्च स्थान जो जट सिखों को मिले। ये मुद्दा आपने कांग्रेस की बात करी है, मैं समझता हूँ ये पंजाब की राजनीति को प्रभावित करेगा। ये 2027 के शुरू फरवरी मार्च में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारा वर्ष इसी चर्चा में रहेगा। ये मुद्दा ऐसा है जो अब ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, ये बाहर निकल आया है। इसको देखें अतीत में जाना जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, 2022 के जब विधानसभा चुनाव होने थे उससे 6 महीने पहले पीछे जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की टांगें खींची जा रही थी, बदला पर नवजोत सिद्धू ये साहब लगे हुए थे। तो उस समय भी ये जट और फिर उस जाट का सुनील जाखड़ का नाम आए तो उसमें से कांग्रेस ने एक दलित चेहरा चरण सिंह चन्नी के लिए 5-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिए, ताकि क्योंकि जो बात उन्होंने कही कि 35 से 38% पंजाब में दलित हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दलित। पर 22 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो चन्नी खुद अपने दोनों सीटें हार गए, तो इस कारण कांग्रेस भी हारी और ये आप स्वयं भी हार गए। तो कांग्रेस को लगा कि ये कार्ड हमारा फेल हो गया। अब 2027 आना है, तो 2027 में फिर चन्नी वही जलंधर से सांसद भी हैं, वहाँ से हार गए तो दो में, क्योंकि दुआबा रविदासियों का गढ़ है, तो उन्होंने ये रविदासी हैं इस ये 35 और 38% की जो बात है, ये देखिए राजनीतिक हिसाब से ये इम्पोर्टेंट फिगर है। लेकिन समस्या ये है कि इनमें से विभाजन है। एक तरफ रविदासी है, वो डोमिनेट करते हैं, दूसरी तरफ मजहबी सिख है, वाल्मीकि जो माझे की साइड पे है। दुआबे में रविदासिया डोमिनेट करता था, माझे में मालवे में वो करते हैं मजहबी सिख, वाल्मीकि समुदाय से ज़्यादा आपस में विभाजित है। उस विभाजन का लाभ जो पार्टी के भीतर भी और राजनीति के हिसाब से पंजाब की राजनीति में सब पॉलिटिकल पार्टी लेती है। तो चन्नी आप 2027 में, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि 27 में शायद मौका मिले सत्ता में आने का, तो अभी से गठबंधन अंतरकला तो उनकी पहले चल रही थी आपस में, तो अब ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इन्होंने अपना मुद्दा कार्ड खेला कि दलित कार्ड खेल के तो मैं जाऊँ। और उसका इतना वजन है कि अभी 22 को दिल्ली में खड़गे ने अपने बुलाई मीटिंग, और उसमें किया कि बोर्डिंग को हम बदलने नहीं जा रहे, कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, और जो भी फैसला होगा चुनावों के बाद होगा, क्योंकि हमने पिछली जो गलती की थी तो उस गलती का रिएक्शन में इन्होंने ये सारा बात आई। तो ये एक 22 में जैसे देखें कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर चली खींचाता नहीं हुई, अब 27 को देखा। पुरानी कहावत है एक अनार 100 बीमार, यहाँ पे तो अनार अभी है ही नहीं, बीमार तो पहले शुरू मतलब इसको क्या कहें कि अभी तो सत्ता में आना नहीं आना, अब स्थिति बड़ी दूर की है। और अगर इतने अंतरकला जो चल रहा है, धड़ेबंदी जो चल रहा है, क्योंकि बोर्डिंग है वो उधर लुधियाना साइड पे जो डैनी है वो वाल्मीकि समुदाय से हैं, उनको समर्थन करते हैं, ये रविदासी हैं, तो ये आमने सामने खड़े हैं, इनको आप टकराव चल रहा है। और वैसे अगर देखें तो राजनीति में पंजाब की राजनीति अब निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि जाट सिखों की राजनीति की बजाय ये दलित और राजनीति आएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जहाँ तक की बात है उधर भी वाल्मीकि समुदाय के मजहबी से काम करते हैं, इधर शहरों में रविदासी ज़्यादा है। तो पर आर्थिक स्थिति के हिसाब से जाट डोमिनेट करता है। पॉलिटिकल अवेकनिंग जैसे जैसे आती जा रही है लोकतंत्र के हिसाब से, तो
अब हर कोई अपना हक मांगता है। तो जब 35 से 38% ये है, तो पर जहाँ तक ज़मीन की अगर स्थिति देखें तो 2-2.5% है इनके पास। तो ये अंतर बहुत ज़्यादा है। आर्थिक रूप से पिछड़े होने का कारण ये इनका राजनीतिक रूप से भी जो है पिछड़ जाते हैं और एक विभाजित है। मुद्दा इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस ने अपने आप को अभी तक ये जो इसकी वेटेज समझी है, उन्होंने राहुल गांधी भी उस मीटिंग में थे, खड़गे भी थे, फिर वेणुगोपाल ने बाद में कहा कि जो पिछली गलतियों को भूल के हम सामूहिक जो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद फैसला हुआ। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी एक स्थिति थी, चुनौती। वो चुनौती अब खत्म नहीं हुई, अंदर क्लैब बढ़ेगी उसके बाद भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय आएगा तो ये हो सकता है कि जैसे चंद्रबाबू को दोबारा ये अपनी स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए कि मैं कहीं जा नहीं रहा। कोई भाजपा ने ऑफर कर दिया कि अगर आप आना, एक ही लीडर ने वो बोले कि इधर आना चाहते हो इधर आ सकते हो, उन्होंने कहा नहीं मैं कांग्रेस में रहूँगा। पर लास्ट समय में क्या स्थिति बनती है, ये बड़ी एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। पर ये मुद्दा गर्म है। अब मुद्दा पंजाब की राजनीति स्थाई के चुनाव में ये मुद्दा उछलेगा, टिकटें देने के समय भी और उस हिसाब से, क्योंकि इनका यही है कि इस समय जो तत्काल जो उठा, क्योंकि अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बता तो टिकटें अध्यक्ष ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी नज़र थी कि बदलेगा तो कोई हो सकता है, कोई इनके बुढ़ेंगे के साथ 36 का आंकड़ा है, तो इनकी कोशिश थी कि शायद बदलाव हो गया। इनके समर्थन में भी 31 नेताओं ने लिख के दिया था, जो जाट भी हैं गैर जाट भी हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए बन गई, भाई समस्या रहेगी, गले की हड्डी जैसे होती है ना खाने के ना बाहर निकालने की, वो स्थिति बन गई है। और इसका जो 2-4 महीने में आप देखेंगे तो पंजाब की राजनीति में भी प्रभाव आएगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है आज सब लोग जागरूक हैं। तो सत्ता के लिए ये मुद्दा उठा और फैक्चुअल पोजीशन भी 35-38% का, तो आप जब हिस्सा नहीं दोगे तो उठे की बात है। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। सर, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो आप इस चयन को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, दिसंबर 25 में जब वो कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुआ था, संकेत उसी समय था कि जनवरी में होने वाले भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव है वो भी बनेंगे। वो स्थिति हुई। देखिए, भाजपा के लिए ये एक पीढ़ी परिवर्तन है, जनरेशन जिसको बदलाव है, क्योंकि 45 साल के हैं और ये बड़ा सोच समझ के मैं समझता हूँ भाजपा ने कदम उठाया है, क्योंकि देश की आबादी का 65% जो है 45 और 50 वर्ष का वर्ग है। तो उन्होंने आगे आने वाले समय को देखते हुए प्रधान भी वो चुना जो युवा हो और जन जी की जिसकी हम बात करते हैं उनकी भावना को समझता हो। एक कारण तो ये है। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि 2026 में भी चुनाव आने हैं, फिर 29 के भी 27 में बीच में चुनाव का दौर, 26 से 29 चुनाव का दौर है। और इसमें जो एक वरिष्ठ जो आजू के हिसाब से है, वो आदमी शायद वो आगे बीजेपी की जो मैसेज है कार्यकर्ता को वो देने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि फिजिकली उसकी, क्योंकि बड़े नेता तो बड़े भी थे जो बन सकते थे प्रधान, पर जो नीतियां और जो काम करने की जरूरत थी, फिजिकली जो एग्जर्शन है, वो शायद वो ना कर पाते। नवीन के जो आने से एक जनरेशन क्या पा, एक जो नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसके लिए जो फिजिकल फिटनेस चाहिए वो भी है। आइडियोलॉजी के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से आए हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं। और फिर तीसरी बात है, बिहार में अभी जो जीत आई है और आगे बंगाल में है, बिहार बंगाल साथ लगते हैं, तो उनको एक लगता है कि राष्ट्र स्तर पे बिहार फिर आगे आए, कि बिहार और यूपी बंगाल ये तीनों बड़े स्टेट हैं और इनके जो गिनती है लोकसभा में वो प्रभावित करती है। और क्योंकि पिछली दफ़ा भाजपा को 92 सीटों का लोकसभा में नुकसान हुआ था, तो ये शहरी जो वोट बैंक है उनको भी, युवा जो वोट बैंक है उसको भी आइडियोलॉजी के पॉइंट से भी सेफ है। मोदी जी ने ये कहा कि ये मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता। देखिए औपचारिक बात है, मोदी जी ने जो कहा ठीक है अपने हिसाब से, वो कार्यकर्ता और ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन रास्ते का सत्य ये है कि जो
ताकत है इस समय वो लोगों द्वारा चुनी सरकार के पास है। संगठन और सरकार, आज की डेट में सरकार में जो आदमी बैठते हैं उनकी ताकत ज्यादा थी, पीछे ताकत हो मोदी और शाह और जो सत्ता में है उनकी है। संगठन की एक अपनी भूमिका है। अब नवीन के पास जो चुनौतियां आएगी वो सबसे पहले तो यह है कि जो 26 के चुनाव आने, 4 बंगाल में है, असम में है, केरल में, तमिलनाडु, उसके बाद पांडिचेरी में, ये इनमें क्या भूमिका आती है। एक असम को छोड़ दे बाकी में सब विपक्षी हैं तो उसमें आने। दूसरी बात आएगी कि सरकार और संगठन में तालमेल रखना, क्योंकि तो सरकार में जो आदमी बैठा है वो कार्यकर्ता के साथ इतना जुड़ नहीं सकता। संगठन के साथ उसका संबंध कार्यकर्ता को संगठन के अध्यक्ष का कर्तव्य है कि जो कार्यकर्ता की भावना सरकार के पास है, सरकार की जो नीति है वो कार्यकर्ता समझाए और इसको ले गए। और इसके बाद फिर संघ और सरकार और संगठन इन तीनों का तालमेल बनना, ये इनकी चुनौती है। फिर इसके बाद एनडी के जो दूसरे घटक दल है उनके साथ तालमेल रखना और 2029 के या आगे जो विधानसभा चुनाव है उनके भी रखना। तो ये देखिए, भाजपा अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी भी है। इसके बाद अभी जो चंदे की रिपोर्ट आई है 33,000 करोड़ रुपया चंदा सबसे ज्यादा इनको मिला है। तो इतनी बड़ी पार्टी का जो नीतियां, उसके जो संगठन और आगे भाजपा के अगर दृष्टि से देखें तो भाजपा ने जो पीछे मुख्यमंत्री भी अभी देखे हम राज्यों में बनाया है तो वो 45, 50, 55 इस रेंज में बनाया। फिर अगले 25, 15, 20 साल में ये सब नेता सेंटर में या केंद्र में इनका अनुभव हो जाए तो पार्टी में एक बेस नया खून जैसे होता है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि भाजपा जब परिवारवाद की बात करती है तो कम से कम नवीन के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तो ये कहता है कि एक साधारण कार्यकर्ता जो अगर 2 महीने पहले जाए तो विधानसभा का सदस्य था, नीतीश की एक मंत्रिमंडल का सदस्य थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल। तो ये अपने अपने जो दिखाता है कि कार्यकर्ता, और नवीन ने भी जो बात कही है अध्यक्ष पद संभालने के बाद कि भाजपा कार्यकर्ता के कार्य को देखता है, परिवार को नहीं देखता और उसकी विचारधारा को देखता है। और दूसरा जो राजनीति है वो मैराथन है, 100 मीटर में भी आप जल्दी दौड़ के कोई अचीव कर सकते हैं, लंबी दौड़ है तो आप लंबी दौड़। और ये एक उनकी सोच को, उनकी परिपक्वता को बताता है कि धैर्य और पेशेंस रखते हुए आप नीति पे काम करते जाएंगे तो ठीक है। तो मेन जो समझ कि एक तो चुनावी जो आने हैं चुनाव उनकी दृष्टि से एक युवा चेहरा सामने आया, नई पीढ़ी सामने आई, और इसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, जो भाजपा ने ये भी सोचा कि इतना काम जितना आगे सालों में आना है, जितनी बड़ी उनकी नीति पॉलिसी उनको इम्प्लीमेंट करना, कार्यकर्ता तक पहुंचाना और वोट बैंक को संभाले रखना, तो वो चेहरा एक युवा चाहिए। युवा चेहरा आ गया क्योंकि 65% मैंने आगे की आबादी है। तो ये एक ऐतिहासिक कदम पार्टी के दृष्टि से भी, नवीन की जो अपने लाइफ है उसमें भी एक बड़ा बदलाव है। और अब ये एक कह सकते हैं कि राजनीतिक जुआ भी है। भाजपा ने एक दाव लगाया एक नए चेहरे पे, एक युवा पे। अगर ये इस 2 साल में 26 और 27 के जो विधानसभा चुनाव में सफल होता है तो मैं समझता हूँ कि एक लंबी पारी की तरफ चलेंगे, नहीं तो 29 तक ये चिंता का विषय भी मान सकते दोनों है। पर इस समय जो कह सकते हैं कि ये एक पार्टी की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम, नवीन को राष्ट्रपति होने की बधाई भी और सफलता की कामना कि एक जिस जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति उनका जो पहला बयान है उसमें जो चीज लगती है तो ये शुभ संकेत है कि उस सोच का आदमी सबसे बड़ी जो देश की पार्टी है और सत्ता में है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मान सम्मान की बात तो है। पर इसमें लगता है कि अगर इस हिसाब से वो नीति अपने चलते हैं तो राष्ट्र को भी इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्रीबीज की, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों की, और इसकी चर्चा हम लगातार अपने प्रोग्राम में सर के साथ करते रहते हैं। सर, राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त की योजनाएं दिए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो आप इन फ्रीबीज के मुद्दे पर क्या कहेंगे?
देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, जी। उन्होंने 2022 में एक मुफ्त रेडियो की जो 22 के विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टियां जितनी अनाउंस कर रहे हैं ये एक करप्शन की है पब्लिक लाइफ में। तो ये एक तो करप्शन भी लगता है, तो दूसरा ये जो रेवेन्यू साइड पे है उसको इफेक्ट बिल्कुल। करती है और उसके कारण फिर डेवलपमेंट रुकते हैं। सर राजनीतिक दल ज्यादातर मतदाताओं को इसी से लुभा रहे ऐसा हैं। वो 22 से अगर चुनाव पत्र देखे 22 के 24 के ये सारे विधानसभा जो लोकसभा भी आया 20 में, तो उन्होंने उस समय 22 में डाला था, तो वो सुनवाई आज तक नहीं हुई थी। उन्होंने फिर इस अपील की थी जिस पे ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई कि हाँ ये गंभीर मुद्दा है। तो अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जब मैं 2022 में ये जनहित याचिका डाली थी उस समय देश पर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और अब मैं जब डाल रहा हूं तो 250 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख करोड़ तो इस बीच में पेंडिंग होने के पड़ गया। तो इसलिए ये गंभीर मुद्दा है, इसकी जल्दी सुनवाई होनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये गंभीर मुद्दा है, ये टिप्पणी तभी आई कि इस पर विचार करने का। और फिर उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस जो उन्होंने कहा कि जिसके दो पहलू हैं, एक तो है जो रेवेन्यू वाली साइड है इतना कितना, दूसरा नीति निर्णय जो उस पे दोनों पे विचार करने। देखिए ये जब शुरू होती हैं ये घोषणाएं तो ये होते हैं कि गरीब के उत्थान के लिए, बिल्कुल मुद्दा तो एक ही होता है कि गरीब के उत्थान के लिए, जो पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए। पर हो उल्ट गया, इसके उत्थान का मतलब होता है कि उसको आप हुनर दें, उसके हाथ का गुण दें। खिलाड़ी है कोई पिछड़ा गरीब, जब उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप उसको वजीफा दे रहे हैं। अगर इसी तरह कोई विद्यार्थी है अच्छा लायक और उसका घर गरीब का है पिछड़ा है तो उसको आप संभालें और उसको दे, वो तो उसका उत्थान है, विकास है, आर्थिक उसकी मतलब कहने का मतलब कि एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है जो योजना है, वो तो कोई कल्याणकारी योजना। अब हो ये रहा है कि जो कुछ वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, कोई और दाल आटा पानी राशन जो, और फिर कैश भी शुरू हो गया, कैश भी शुरू हो गया। तो इस तरह ये आत्मनिर्भर बनने की बजाय ये सरकार पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब वोटर भी देखता है कि सरकार हमें क्या देगी, क्या मिलेगा, हमें सब्सिडी में क्या लेगा, कैश कितना मिलेगा, वो चीजें देखते देखते अब पीछे रिपोर्ट आई हुई थी कि जो रेवेन्यू है, जो आमदन है उसके प्रदेशों की, उसका 7 से 10% तो अब सुविधा में जाना शुरू हो गया, जिनमें जो मुफ्त की रेडियो में, तो विकास कार्य रुकने शुरू हो गए। अभी देखिए ना मनरेगा में जो बदली हो राम जी में जो शुरू जी राम जी वीबी जी राम जी की योजना में अब 40% राज्यों का हो गया। अब अगर राज्य फ्री बीज पे चले जाएंगे तो उनको 40% देना ही मुश्किल हो जाएगा। 40% देना मुश्किल हो जाएगा तो फिर डेवलपमेंट भी रुकी, हाँ गरीब आदमी भी इफेक्ट हो गई, उसके रोजगार रुक गई। तो ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आना शुरू हो जाए। तो कम से कम ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर है, इस पे कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम न्यायालय ने कहा है कि जो नीति है वो उत्थान की तरफ जाए, ना कि निर्भरता की तरफ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें वेनेजुएला की जो स्थिति बनी या ग्रीनलैंड की, ये सारे मुफ्त में चीजें थी, अमीर देश थे। और जब सबसे श्रीलंका में भी पीछे ना एक ऑयल कंट्री थी जो बाद में मुफ्त के शुरू हुआ था, वो देश ही उनकी इकोनॉमी हिल गई, फेल हो गए। तो कम से कम ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि अगर अगले 5-10 साल में हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जब बनना चाहते हैं तो उसमें फ्री बीज हमें अंदर से घुन ना लग जाए कि देश और प्रदेश दोनों ही कमजोर है, खोखले हो जाए। और अल्टीमेटली होता क्या है कि अब देखिए ना जो जब फ्री बीज है, इसमें फ्री बीज में 90% लोगों को लाभ है, 10% करदाता है किसी न किसी तरह से, तो उन पे बोझ बढ़ता जाएगा। 10% में 90% वो निर्भर होते चले जाएंगे। तो ये गैप भी फिर दबाव पड़ेगा स्टेट पे भी, जो ग्रुप आयकर देता है उस पे भी। तो ये एक चिंतन, आत्मचिंतन का भी है और चिंता का विषय भी है। इसको गंभीरता से पार्टी को देखो, इस पे न्यायपालिका में टिप्पणी की है, आरबीआई ने भी की थी, प्लानिंग कमीशन ने की है अतीत में। सब तरफ चिंता का विषय बना हुआ है। पर अभी
सत्ता के कारण, सत्ता का लोग सत्ता में आना चाहते हैं, बिल्कुल। तो दौड़ तो पॉलिटिकल पार्टी में लगी हुई है कि एक से बढ़कर एक, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 28,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई 11,000, सगन सेरेमनी है, गैस कई कुछ दिया जा रहा है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी जल्दी न्यायालय और पॉलिटिकल पार्टी सारे सोच के कोई हल निकले तो बेहतर है। इंसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनी तो वो स्वागत ही होगा, वो कल्याणकारी गिनी जाएगी। जो निर्भरता बढ़ाती है वो कैसे कल्याणकारी होगी, ये सोचने की बात है। जी। प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब शांति के बारे में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो ट्रंप के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? ट्रंप का एक बयान नहीं है, कई बयान है। ग्रीनलैंड पे है, ये जो आपने शांति की है, इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब मुझे शांति की जरूरत ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब इस तरह की सोच है। यूरोपियन कंट्रीज को पहले टैरिफ का लगाया, फिर वापस आ गए। अब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, उसमें 50 देशों को निमंत्रण दिया हुए, हमारे सदस्य बने 30 के करीब, वो कहते बन जाएंगे। उसमें भी अब कनाडा का उसके साथ हो गया उनका टकराव, फ्रांस के साथ टकराव हो रहा है। अब उन पे यूरोपियन कंट्री पे पहले इन्होंने बोला था कि टैरिफ लगाएंगे, अब कहते हैं नहीं लगाएंगे, जो रुक गए कुछ। इसी तरह ईरान के साथ देख लें, वहाँ की लड़ाई के लिए भी वो भी चलता है, भारत के साथ। फिर ये कहते हैं, अभी नॉर्वे को चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि 8 युद्ध मैंने रुकवा दिए हैं। तो ये एक मजाकिया किरदार की तरह बन गया। इनके कारण इनकी अपनी जो बयान और जो इनकी जो नीति, एक साल दूसरी टर्म का 1 साल पूरा हुआ है, सारे विश्व को उथल पुथल कर दिया उन्होंने, इकोनॉमिकली भी, और जो युद्ध के किनारे पे भी ले आए। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, इन्हीं के एक सांसद है जो अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ये मानसिक रूप से आदमी बहुत बीमार है, इनको हटा के इनकी शक्तियाँ उपराष्ट्रपति को दे दी जाए, नहीं तो ये बड़ी मुश्किल अमेरिका के लिए। और ये सच्चाई है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इनका पीरियड 3 साल और दूसरा चला, 2 साल और 28 तक ये है। तो 28 के बाद अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति आएगा, ये जो सबके साथ संबंध बिगाड़ रहे हैं, तो उसको संभालने में तो मुश्किल हो गया। अब इन्होंने 36 जो इंटरनेशनल संगठन है उनसे अमेरिका विड्रॉ कर लिया, और बोर्ड ऑफ पीस अपना बना लिया। उसमें अकेले अपने आप को कर दिया कि एक तो यूएनओ के पैरेलल होगा, एक अपने आप को डिक्टेटर बनाना शुरू कर दिया कि जितने मुल्क है, जो मैं चाहूँगा वो हो जाए। वो जो मैं है, मैं तो हमारे कि रावण भी मैं में गया, कंस भी मैं में गया। जो मैं, वो आदमी को मारती है, अहंकार जो मारता है। ये एक अमेरिका के एक ताकतवर कंट्री है, इकोनॉमिकली भी, सैन्य दृष्टि से भी। तो ये उसके राष्ट्रपति हैं, और इनमें अहंकार जो है, और जो जो नीतियाँ बनाने हैं, उसमें अमेरिका का लाभ कितना होगा ना, इनके पारिवारिक लाभ के पीछे चर्चा चल रही है कि ये सारी नीतियाँ उन देशों के साथ डोमिनेट कर रहे हैं जो गरीब या जो इन पे निर्भर है इकोनॉमिकली। तो वो अपनी मन मर्जी से वो कर रहे हैं, और इनके पारिवारिक बिजनेस इतने बढ़ गए हैं, इनको हजारों लाखों करोड़ों के इनकी गेन हुआ है इस 1 साल में। तो ये एक दुनिया के लिए भी परेशानी का कारण तो है ही है, पर अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है कि साल बाद क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि जिस तरह जैसे जैसे इंटरनेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ रहे हैं, या टैरिफ के कारण ये देशों से इनके अनबन होती जा रही है, तनाव में आ रहे हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट तो नेक्स्ट चाइना है। इस अवसर का लाभ चाइना ले सकता है। चाइना इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्थिति और बेहतर कर सकता है, जैसे, पर उसमें भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर वो नहीं करता तो वो उसकी अपनी सोच है। अगर मेरे सोच के हिसाब से इसका जो सिचुएशन बनी है, वो चाइना ही लाभ देख सकता है, ले ना ले वो उसकी अपनी है। पर अमेरिका के दृष्टि से देखें तो अमेरिका के जो उसकी इस समय अमेरिका की अपनी छवि, ट्रंप की अपनी छवि, उसमें गिरावट आई है। लोगों को एक प्रश्न चिन्ह लगा कि अमेरिका का भरोसा ही उठ गया। पर अमेरिका क्योंकि है तो अमेरिका देश की नीति ना, प्रेसिडेंट जो बोलेगा अमेरिका के बिहाफ पे बोल रहा है सारा कुछ। तो ये अमेरिका की छवि कमजोर हो रही है।
और यही बात जो है कि अगले 2 साल के बाद 28 के बाद फिर क्या स्थिति बनेगी, ये अमेरिका को आज ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरनल सिचुएशन है, अभी 26 में अमेरिका में फिर उनके मिड टर्म चलते हैं पार्लियामेंट के, तो उसके बाद पता चलेगा कि इनकी ट्रम्प की पार्टी की क्या स्थिति बनती है। मैं समझता हूँ कि 26 और 28 ये दोनों में 28 तक 26 के मिड टर्म पोल के बाद अगर इनकी पार्टी को झटका लगता तो शायद कोई सुधर जाए, पर अभी तक तो ये एक चिंता का विषय है अमेरिका के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए। भारत से तो टकराव तो अलग चल ही रहा है, जो तो देखो क्या बनता है। पर अब मजाकिया किरदार बन गया ट्रम्प अपने में, ये एक अपने आप में अजीब स्थिति है कि इतने बड़े विश्व के सबसे जो ताकतवर देश है उसका प्रधान जो राष्ट्रपति है वो ऐसी हरकतें करता है, तो सोचना कि तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते कुछ खास मुद्दों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।